Hey guys, how are you? Hope you are well. I welcome you on this channel English by Janmesh Sir. So guys, now it's the new beginning. We are just going to start one of the very informative and very impressive session that is based on the questions on literature. एक्चुअली अपकमिंग एग्जामिनेशंस काफ़ी सारे हमारे पास हैं, लाइक DSSB है, लाइक हमारे पास यूपी TGT PTT है एंड अदर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। तो उनके लिए हमें लिटरेचर भी ऑब्वियसली चाहिए, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर सेशंस आपके आज से बिगिन हो रहे हैं, जिसकी हमारी क्लास फर्स्ट है और इसमें कम से कम आपके 500 क्वेश्चंस आई वुड बी कवरिंग। तो हम लगभग 500 क्वेश्चंस इसमें कवर कर रहे होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको लगातार देखते जाएंगे और ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस हैं उनको और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली आप चेक कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन है हमारा, द पोएम द पैट्रियोट इज रिटन बाय। जो पोएम है हमारी द पैट्रियोट, ये किसने लिखी? तो बताइए बच्चों आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर यहां पे बनेगा द पैट्रियोट वाज रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर जॉन डन। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आंसर हमारा कहां पे जाएगा? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इफ आई टॉक अबाउट तो 100% हम किस में देखते हैं? विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज का टाइम हमारा कितना जाता है? इट वॉज फ्रॉम 1850 टू 1901। यहां पे आप किस किस को देखते हैं? ग्रेट जो हमारे पोएट्स हैं उसमें टेनिसन है, ब्राउनिंग है, एलिजाबेथ बैरेट है, इन सबको आप देखते हैं और वो जबरदस्त थे। एलिजाबेथ बैरेट को हम मिसेस ब्राउनिंग भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने किससे शादी की थी? हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग से। तो इन्हीं रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क था द पैट्रियट। अगले वर्क पे आते हैं, हु रोट द टेम्पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामा, ग्रेटेस्ट ट्रेजिकॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने लिखी थी। अगर हम यहां पे आंसर देखें 100% हमारा किस में जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज। और इस एज का टाइमिंग हमारा क्या होता है? 1558 टू 1601। 1601 में किसकी डेथ होती है? क्वीन एलिजाबेथ की। और उसके बाद में क्या आती है? जैकोबियन एज। सो विलियम वर्ड्सवर्थ, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को अगर हम देखें तो यहां पे बच्चों जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो कौन है? प्रॉस्पेरो। और प्रॉस्पेरो कौन है? ये मिरांडा का फादर है। ही इज अ मैजिशियन, मिरांडा का फादर। और मिरांडा का लव अफेयर किसके साथ में है? फर्डिनेंड के साथ। तो ये बच्चों जबरदस्त लव अफेयर है मिरांडा एंड फर्डिनेंड का। बेसिकली ये एक स्पेल के थ्रू तैयार किया जाता है प्रॉस्पेरो के। प्रॉस्पेरो अपने जादू से ही इनके बीच में लव अफेयर चलाता है और यहां पे ये कंट्रोल किसको करता है? मिरांडा को। तो यही हमारी वर्क है द टेम्पेस्ट। अगले वर्क पे आते हैं, विच बुक इज अ ट्रेजेडी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं ट्रेजेडी, या मैं कहूं आपसे कॉमेडी, या हम कहें आपसे ट्रेजी कॉमेडी, या फिर हम आपसे कहें मेलोड्रामा, या हम आपसे कहें अदर्स, ये सब के सब आपके ड्रामा है। फार्स एटसेट्रा ऑल वुड बी देयर इन द ड्रामा। ड्रामा का मीन्स क्या होता है कि बेसिकली यहां पे हमें डायलॉग्स चाहिए, एक्शन चाहिए, सीन चाहिए, लाइक कैरेक्टर्स चाहिए, उनके बीच डायलॉग, ये सारा कुछ होने के बाद में हमें ऑडियंस भी चाहिए जहां पे हम इसको परफॉर्म कर पाए। तो ड्रामा इज दैट। अब इसमें पूछा कि ट्रेजेडी। ट्रेजेडी अगर मैं कहूं तो यहां ट्रेजेडी में बेसिकली क्या होता है? लास्ट में कैटेस्ट्रॉफी होता है, यानी या तो हीरो या फिर हीरोइन या फिर दोनों ही मर जाते हैं, चाहे वो लव अफेयर हो या कोई ग्रीड हो या फिर कोई वॉर हो, बैटल हो। इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पे हैमलेट एक ट्रेजेडी है। मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये सारे के सारे वर्क्स कॉमेडी या फिर ट्रेजी कॉमेडी में आएंगे। लेकिन अगर हम हैमलेट की बात करें, यहां पे प्रोटैगोनिस्ट कौन है? हैमलेट है। इस हैमलेट के ऊपर ही ये टोटल बेस्ड है, टू बी और नॉट टू बी, ट्रेजेडी।
और ये किसने लिखी थी? दैट वाज रिटन बाय शेक्सपियर अगेन, तो इट इज अगेन शेक्सपियर। गेटिंग गाइस? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर। अब देखो इसने खुद ब खुद बता दिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर मैं कहूं तो ये ट्रेजी कॉमेडी हमारी बनेगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर क्या है? क्या ये एक नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, या फिर ड्रामा? भाई देखो अभी अभी हमने देखा था, चाहे मैं ट्रेजेडी कहूं या फिर कॉमेडी कहूं या फिर ट्रेजी कॉमेडी, 100% वो किस में आएंगे? ये सब के सब ड्रामा की फॉर्म है। तो अगर हम यहां पे ब्रॉडली इसको देखेंगे, इट वुड बी अ ड्रामा, ना कि एक पोएम होगी, शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवेल। आंसर हमारा डी जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इफ आई टॉक अबाउट इज ये है क्या? तो गाइस क्या ये एक प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, एन एपिक है, या फिर नॉवेल? 100% एक एपिक है। ये वर्स फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है? वर्स फॉर्म में। और मैं बता दूं आपको कि किस स्टेंजिक फॉर्म में लिखा गया है? स्पेंसेरियन। किस में लिखा गया है? स्पेंसेरियन स्टेंजा में। गाइस क्या आप मुझे बता सकते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा कितनी लाइंस का होता है? इट इज अ 9 लाइन स्टेंजा। 9 लाइन स्टेंजा। और इस 9 लाइन स्टेंजा में हमारी 8 क्या होती है? ऑक्टेव। ये जो 9th लाइन होती है उसको अलेक्जेंडेरियन कहते हैं। अलेक्जेंडेरियन, करेक्ट? ये ही अलेक्जेंडेरियन कहलाती है 9th लाइन, जो कि जो 8 हमारी होती है वो पेंटामीटर में होती है, जबकि 9th हमारी हेक्सामीटर में होती है। हेक्सामीटर बोलिए अगर हम तो यहां पे 6 सिलेबल्स एंड 6 सिलेबल्स के बीच में एक वोल्टा होता है, इसी को हम अलेक्जेंड्रियन कहते हैं। तो स्पेंसरियन स्टेंजा को बेसिकली डेवलप किया था स्पेंसर ने, यानी कि फेरी क्वीन अगर मैं कहूं कि एपिक किसका है? स्पेंसर का। स्पेंसर हु वाज द पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट, इनको पोएट्स पोएट किसने कहा था? चार्ल्स लैम्ब ने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब। तो ये भी आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछी जाती है। सो फेरी क्वीन, स्पेंसर, अगर स्पेंसर को आप ध्यान से देखें तो ही बिलोंग टू अगेन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। इनमें से रेवोल्यूशनरी पोएट बेसिकली कौन है? तो आप देखेंगे जॉन कीट्स, पीबी शेली, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं आपको यहां पे बता दूं कि बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज नेचर से बिलोंग करते थे। अगर आपको पता हो नेचर का मतलब यहां पे गाइस क्या बना कि नेचर के रूप में ये फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स कहलाए। दे वर द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक। लेकिन आगे जो अगर हम पीबी शेली, जॉन कीट्स, या फिर हम यहां पे साथ में बात करें अदर्स की, वे सब के सब कैसे थे? दे वर द पीपल। हैजलिट है यहां पे, हैजलिट भी, हंट भी यहां पे जुड़ जाएंगे, हंट वुड बी देयर। ये सब के सब कैसे हैं? जिन्होंने रेवोल्यूशनरी मीन्स को गेट किया या फॉलो किया। तो ये रेवोल्यूशनरी थे, तो इनका फोकस जो था किस पे था? नेचर पे, जबकि इनका फोकस रेवोल्यूशन पे था। तो अगर हम इन तीनों में देखें, भाई ये भी रेवोल्यूशनरी, ये भी, और काफी हद तक कॉलरिज भी, बट इनमें सबसे ऊपर जो नेम बनेगा दैट वुड बी पीबी शेली। आपको पता होना चाहिए कि पीबी शेली ने जो वर्क्स लिखे, लाइक द नीड ऑफ अथेइज्म, द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म एटसेट्रा, वो ऐसे वर्क थे जो चर्च पे या फिर हम कहें क्रिश्चियनिटी पे सीधे सीधे अटैक करते थे। इसी वजह से इनको स्कूल से, यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। एंड आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड देयर फ्रॉम, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। उन्होंने इसी चीज पे वर्क शुरू कर दिया और लगातार लिखते रहे। नीड ऑफ अथेइज्म में लाइक इस्लाम की बात करते हैं और बहुत सारे रिलीजन्स की इसी तरह से बात करते हैं, लगातार अटैक करते हैं वो इन चीजों पे जो प्रॉब्लमेटिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तो बेसिकली ये क्या है? रोमांटिक एज में आने वाले राइटर्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉवेल रिटन बाय, अगर हम देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये बच्चों किसका लिखा गया एक नॉवेल है? तो ये ग्रेट नॉवेल है, जबरदस्त नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस का।
ना कि थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन या फिर हेनरी फील्डिंग। अगर मैं चार्ल्स डिकेंस की बात करूं तो गाइस ये किस में आएंगे, विक्टोरियन एज अगेन। विक्टोरियन एज में जो नॉवेलिस्ट हैं उन नॉवेलिस्ट में हम किसको देखते हैं, चार्ल्स डिकेंस को। डिकेंस के साथ हम ठाकरे को भी देखते हैं, हम जॉर्ज इलियट को भी यहां पे देखते हैं एंड अदर्स को देखते हैं। तो ये हमारे चार्ल्स डिकेंस यहां पे बनेंगे। नेक्स्ट वर्क हम यहां पे देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं ग्रेट एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ ग्रेट एपिक दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, अगर हम जॉन मिल्टन को देखें तो ही बिलोंग्ड टू, किस एज से बिलोंग करते थे, प्योरिटन एज। प्योरिटन एज, प्योरिटन एज अगर मैं कहूं तो कॉमनवेल्थ एज भी आप इसको कहेंगे, इट वाज द कॉमनवेल्थ एज, एज ऑफ कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ में जो किंग थे वो कौन थे, क्रॉमवेल। कौन थे गाइस, इट वाज क्रॉमवेल। तो क्रॉमवेल के अंडर में ही ये एक सिविल सर्वेंट थे, इस वजह से इनको जबरदस्त टाइम मिला था लिखने का भी और अपने आप को वर्क करने का। लेकिन ये जो वर्क पैराडाइज लॉस्ट है जो कब लिखा था, फर्स्ट टाइम इट वाज रिलीज्ड इन 1667 इन 10 बुक्स। लेकिन जो उसका सेकंड रिवीजन आता है 1671 में, दैट वाज इन 12 बुक्स। कितनी बुक्स में, 12 बुक्स में। तो 12 बुक्स में 1671 में पैराडाइज लॉस्ट जो कि ग्रेट एपिक था, ही हैड पब्लिश्ड ओवर हियर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक एपिक था, लॉन्ग था। यानी अगर मैं कहूं आपको, 12 बुक्स लगभग लगभग कितने में लिखी गई थी, दीज वर रिटन इन अराउंड 11,000 10,500 लाइन्स। तो लगभग इतनी लाइन्स में ये एपिक लिखा गया था, जो अपने आप में ग्रेट एपिक कहलाया। नेक्स्ट वर्क को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु रोट मैडम बावरी। तो मैडम बावरी बड़ा नया सा वर्ड है, क्या लियो टॉलस्टॉय है। अगर हम इसको देखें तो बच्चों मॉडर्न में है, लियो टॉलस्टॉय है, जेम्स जॉयसी है, ई एम फॉरेस्टर या फिर गुस्ताव फ्लॉबर्ट। तो 100% आंसर वुड बी गुस्ताव फ्लॉबर्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके डीएसएसबी में, एनवीएस एक्सेट्रा में काफी पूछ लिए जाते हैं, राइट। सो डी, गुस्ताव फ्लॉबर्ट। द पोएम आइल ऑफ इनिसफ्री इज रिटन बाय, आइल ऑफ इनिसफ्री किसने लिखी, डायलन थॉमस ने, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने, एजरा पाउंड या फिर डब्ल्यू बी ईट्स। 100% इट इज डब्ल्यू बी ईट्स। तो आइल ऑफ इनिसफ्री अगर आप पढ़ेंगे तो इट वुड बी रियली वेरी नाइस कि आइल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री का कैसा वो एक लाइक किंग होना चाहता है ना, कैसा आइल है वहां पे, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो बड़ी जबरदस्त इमेजिनेटिव है। तो हम यहां पे डब्ल्यू बी ईट्स की पोएम को देखेंगे, आइल ऑफ इनिसफ्री। ओथेलो इज अ शेक्सपियर्स प्ले अबाउट। अब क्वेश्चन ये बना है कि भाई ओथेलो जो है वो शेक्सपियर का है वर्क, और क्या है, ट्रेजेडी है, ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। ये प्ले बच्चों काहे के बारे में है, क्या एक जू के बारे में है, टर्क के बारे में है, रोमन के बारे में, ये मूर। तो 100% बच्चों ये एक मूर के बारे में है। यानी ओथेलो में अगर हम ओथेलो को देखें तो 100% ही इज हु, कौन है वो, मूरिश है, एक मूर है, राइट। तो यहां पे हमारा आंसर जो जाएगा दैट वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी द प्ले आर्म्स एंड द मैन। अगर गाइज हम आर्म्स एंड द मैन को देखें, इज बाय जेम्स जॉयसी, आर्थर मिलर, सैमुअल बेकेट या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो अब ध्यान से देखेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही हैड फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड वॉर। भाई वर्ल्ड वॉर पे इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया, और इस वर्ल्ड वॉर से होने वाले डिस्ट्रक्शंस जो थे उनको बच्चों अपने वर्क्स में पब्लिश किया है। इन्होंने बताया है कि किस तरह के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उन लोगों के, उन परिवारों के जिनमें से सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, क्या क्या कंडीशन रहती है, किस तरह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं अपनी लाइफ में। यानी ये जो आर्म्स एंड मैन है ये भी इसी पे फोकस्ड है। दैट वाज रिटन बाय जीबी शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। बच्चों एक वर्क है लॉर्ड ऑफ द थिंग्स, एक है यहां पे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो ये किसने लिखा, रुडियार्ड किपलिंग, रोनाल्ड टॉकिन, हॉबिट या फिर बच्चों नन। तो ये रोनाल्ड रेनल टॉकिन का वर्क है। तो किसका वर्क है ये, क्वेश्चन नंबर 13 इफ यू सी, इट वाज रिटन बाय रोनाल्ड रेनल टॉकिन।
ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज एन एशे। मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, एक्चुअली ये किसने इस पे फोकस किया था? इट वाज फोकस्ड बाय टीएस इलियट। यहां पे वो क्या समझाना चाहते हैं? ट्रेडिशन का मीन्स तो वो कहते हैं, ट्रेडिशन कौन है? हमारे ओल्ड पोएट्स, या मैं कह दूं एंशिएंट लिटरेचर। हमारी जो ओल्ड लिटरेचर है वो बच्चों ट्रेडिशन से, और जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो कौन है? मॉडर्न वन। ये मॉडर्न वन क्या करते हैं? मॉडर्न राइटर्स जो हैं ये एंशिएंट यानी पुराने राइटर से अपने आप को अलग इंडिविजुअल टैलेंट के रूप में मानते हैं। टीएस इलियट इस बात को रोकते हैं और वो कहते हैं कि भाई आपका इवैल्यूएशन जो होगा वो किससे होगा? एंशिएंट से कंपैरिजन करके। आपकी इंडिविजुअल टैलेंट कुछ नहीं हो सकती। इंडिविजुअली आपको कैसे भाई कंपेयर किया जाएगा? कैसे आपको वे किया जाएगा? कैसे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा? तो इट वुड बी डन बाय द एंशिएंट। तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का यही एक सब्जेक्ट मैटर है बाय टीएस इलियट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले राइट? इनमें से कौन एक प्ले राइट है? क्या ये डिकेंस है, फ्रॉस्ट है, डब्ल्यू बी येट्स है, या फिर जीबी शो? तो गाइज अगर हम प्ले राइट की बात करें तो प्ले राइट हमारे जीबी शो बनेंगे। बाकी डब्ल्यू बी येट्स, फ्रॉस्ट, डिकेंस ऑल वुड बी या तो नॉवलिस्ट है या फिर वो क्या है? पोएट्स हैं। तो प्ले राइट के रूप में हम जीबी शो को यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू द लाइट हाउस एंड अ रूम ऑफ वंस ऑन। ये बच्चों किसने लिखा था? दैट वाज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, शार्लोट ब्रॉन्टे, जेएम सिंस, या फिर नन ऑफ दीज। ये किसका है? अब अगर मैं बात करूं, ये बड़ा जबरदस्त वर्क है, अ रूम ऑफ वंस ऑन, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ का ये कहना था, वन ऑफ द फेमिनिस्ट राइटर, अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर, कि एक महिला इफ वांट टू राइट, ए फीमेल राइटर इफ वांट टू राइट, शी मस्ट हैव अ रूम ऑफ हर ओन। अपना खुद का उसका रूम होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, हर। तो टू द लाइट हाउस एंड अ रूम ऑफ वंस ओन, ये किसका है? वर्जीनिया वुल्फ का। राइट गाइज? हु इज अ मॉडर्न ऑथर? इनमें से कौन एक मॉडर्न ऑथर है? क्या ये शी मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो, या फिर ये चार्ल्स डिकेंस है, या फिर ये चौसर है, या फिर जोसेफ कॉनरेड? भाई चौसर को आप कहां देखते हो? चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ऑल्सो द इंग्लिश पोएट्री। ये फादर हैं, तो इसका मतलब कहां? वो मिडिल एज के अराउंड में आएंगे। राइट? ओल्ड एज से मिडिल, और मिडिल के बाद में मॉडर्न, उसके बीच में एक लिंक का वर्क ऑन करते हैं हमारे जॉफ्री चौसर। चार्ल्स डिकेंस अगर मैं कहूं, ये विक्टोरियन है, विक्टोरियन पीरियड में, और क्रिस्टोफर मार्लो हमारे एलिजाबेथन एज के हैं, एलिजाबेथन एज। लेकिन गाइस अगर हम जोसेफ कॉनरेड की बात करें, राइट, ही इज द पर्सन हु इज द मॉडर्न वन। ये मॉडर्न में आते हैं, तो जोसेफ कॉनरेड को हम मॉडर्न में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्क देखेंगे, द पोएम सेकंड कमिंग इज रिटन बाय हुम। ये सेकंड कमिंग बच्चों किसने लिखी? तो सेकंड कमिंग में हम देखते हैं, क्या ये डब्ल्यू बी येट्स की है, टीएस इलियट की है, फ्रॉस्ट की है, या ऑडेन? तो इट इज डब्ल्यू बी येट्स हु हैज रिटन दिस पोएम सेकंड कमिंग। तो सेकंड कमिंग बेसिकली किसकी है? डब्ल्यू बी येट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो क्वेश्चन ये बना कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? डब्ल्यू बी येट्स ने, टीएस इलियट ने, फ्रॉस्ट ने, या फिर गाइस ऑडेन ने? बताइए। अगर हम देखें तो गाइस ये वर्क हमारा लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 19, इस स्टार्टिंग से टीएस इलियट के थ्रू। टीएस इलियट ने वर्क लिखा था, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। गेटिंग एवरीवन? तो इस लाइन को हम एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क देख सकते हैं, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। आगे हम बात करते हैं 20, सीजर एंड क्लेपात्रा। अब भाई अगर आप एंटोनियन क्लेपात्रा देखें या जूलियस सीजर देखें, किसने लिखी? शेक्सपियर ने। लेकिन उन दो वर्क का जोड़ बना के लिखा सीजर एंड क्लेपात्रा। राइट? ये किसने लिखा था? जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयसी, एम फॉरेस्टर, या फिर जीबी शो? तो 100% 20 का जो आंसर बनेगा इट वुड बी जीबी शो। तो जीबी शो एज अ प्ले राइट हैड रिटन सीजर एंड क्लेपात्रा। राइट? और मैं आपको बता दूं, जीबी शो ओनली 1 पर्सन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था फॉर हिज वर्क पिग्मेलियन। राइट?
पिग्मेलियन, और इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए भी मिला था। सो नोबेल प्राइज एंड ऑस्कर, ऑस्कर क्या है भाई, फिल्म वाला अवार्ड, और नोबेल प्राइज आपका लिटरेचर, ये दोनों ही इनको मिले थे। ही वाज सच काइंड ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर। तो गाइज इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस किया है। होपफुली दीज वुड बी वेरी नॉलेजेबल फॉर यू, इट वुड एड समथिंग टू योर नॉलेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें।